पनामा लीक्स केस, सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच समाअत करेगा। अरबों रुपए का खर्चा, लेकिन महकमा सेहत है लाइलाज। सियासत के सीने में दिल नहीं, यूपी की सियासत में बाप, बेटा और चचा आमने सामने। पनामा पेपर्स केस में एक बड़ा मामला जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है। कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक पेपर बुक जमा कराएगी, जिसको हम कानूनी ज़बान में कहते हैं, जिसमें मज़ीद जो एविडेंस है, मज़ीद जो शहादतें हैं वो जमा करवाई जाएंगी। इन शहादतों की जो नौयत है वो तो खुलकर सुबह ही सामने आएगी, लेकिन इसकी ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सुबह ये पेपर बुक जमा होगी, जिससे जो अपार्टमेंट्स की ओनरशिप है उससे जो ताल्लुक़ है प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, वो खुलकर ज़्यादा सामने आ सकेगा। और उसके बाद 3 बजे इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके। आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है, जो पनामा पेपर्स की समाअत शुरू करने वाला है परसों से। अब जो पहला बेंच था, चीफ जस्टिस साहब उसको हेड कर रहे थे जमाली साहब, वो बेंच नंबर 1 में था। बेंच नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का, जो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो देखते हैं वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कुर्सियाँ हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बेंच नंबर 2 कहाँ समाअत करेगा? शायद ये बेंच चीफ जस्टिस साहब वाली कोर्ट में समाअत नहीं करेगा, ये दूसरी जो कोर्ट है उसमें समाअत करेगा। उसमें कुर्सियाँ भी बड़ी थोड़ी हैं। देखना यह है कि अब इस मामले को किस तरह से रिजॉल्व होगा और बेंच ये किस तरह से आगे प्रोसीड करेगा। हमारे साथ डॉक्टर खालिद रांझा हैं, सरूप एजाज साहब हैं, ज़रा उन्हीं से इस मामले की नई जहतों के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर खालिद रांझा साहब से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कल मज़ीद एविडेंस की एक फ़ाइल जो है वो PTI जमा करवा रही है इस मुकदमे में, और उसकी फिर दोबारा, अब एक तो मुझे ये बताइएगा, नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, 2 नए जजेस जो हैं शामिल हुए हैं, तो अब तरीकाकार क्या होता है जब एक बेंच टूट के दोबारा बनता है तो मुकदमा शुरू कहाँ से होगा? जब बेंच नया बनता है तो फिर खास बीच में पुराने जज भी हों, इसको असर नौ स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जज बीच में ऐसे हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, और इसका आगाज यूं होगा गोया कि आज पहला दिन है। तो इसमें अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जो शहादतें, जो कागजात, जो एविडेंस अब तक जमा हो चुकी है, उसका स्टेटस क्या होगा? वो इनको दोबारा रेफर करने पड़ेंगे या पेश करने पड़ेंगे। ज्यादा इम्कान है कि उनको हर सरे नौ ही पेश करेंगे। ठीक, डी नोवो प्रोसीडिंग्स। अच्छा, अभी जो 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 लग रहा है, जो हुक्मरान जमात के वकला की तरफ से इशारे आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि वो मेंटेनेबिलिटी को दोबारा इसको जो है सवाल उठाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकती ये मुकदमा। पिछले जो मुकदमा है उसमें जो फुल बेंच है वो इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले ही एक ऑर्डर जारी कर चुका है और वो कहते हैं ये मेंटेनेबल है। तो क्या दोबारा इसकी मेंटेनेबिलिटी भी जो है वो खुलेगी? मेरा दोबारा इस पर बहस नहीं हो सकती। जिन इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट पहले इंटरिम ऑर्डर पास कर चुकी है उसके खिलाफ रिव्यू लाई करेगा, उसको दोबारा ये रीओपन नहीं कर पाएंगे। जी सरूप, आप क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि मेंटेनेबिलिटी, अकरम शेख साहब कहते हैं मैं दोबारा चैलेंज करूंगा बच्चों की चूंकि वो वकील हैं, मरियम नवाज, मतलब बच्चे तो अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो बच्चे हैं उनके वो वकील हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, हुसैन नवाज साहब के और हसन नवाज साहब के। तो वो कहते हैं कि मैं जुरिसडिक्शन चैलेंज करूँगा सुप्रीम कोर्ट की, इसकी समाअत के बारे में वो बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं? जी, कतन नहीं कर सकते। जैसे रांझा साहब ने भी फरमाया, क्योंकि जब ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर खा हो, जब ऑर्डर पास हो गया है तो तब उस पर रिव्यू तो फाइल किया जा सकता है, और वो बाकी बातें जो अभी पार्ट हर्ड है उस पर अगर डिनोवो हो जाए वो तो अलग बात है, पर जिस पे ऑब्जर्वेशन या फैसला आ गया हुआ है उस फैसले को चैलेंज किए बगैर, बिकॉज दैट ऑर्डर रिमेन्स इन द फील्ड, वो बेंच टूटने से उस ऑर्डर का कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा तो ख्याल है कि मेंटेनेबिलिटी तो शायद चैलेंज नहीं हो सकेगी, शुरू से तो नहीं हो सकेगी। अगर वो रिव्यू फाइल करना चाहते हैं इनिशियल ऑर्डर का, जिसका स्कोप बहुत लिमिटेड होगा अगर रिव्यू फाइल किया जाए, और अब जाहिर है एक जज साहब तो चीफ जस्टिस साहब फॉर्मर
तो उस बेंच में होंगे नहीं। फिर बाकी वो जज साहिबान सुनेंगे उनकी रिव्यू, लेकिन वो दोबारा प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेबिलिटी इन प्रोसीडिंग्स में नहीं चैलेंज करेंगे। मेंटेनेबिलिटी का मामला आ नहीं सकता, जो रिकॉर्ड है वो वहां पर मौजूद है, आर्गुमेंट्स जो है वो दोबारा होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बेंच में जो जजेस शामिल हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे जजेस ने तो आपके साथ काम किया हुआ है बतौर वकील, फिर बतौर जज आपके कोलीग रहे हुए हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में आपके साथ काम किया हुआ है। अब इस बेंच से बड़े जज जो हैं वो तो पाकिस्तान में शायद हैं नहीं, बहुत कदावर लोग हैं सारे पांचों के पांचों, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ जो इनकी काबिलियत है और जो उनकी इंडिपेंडेंस है, इट इज अबव बोर्ड फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज, और जो भी ये फैसला करेंगे उसको आवाम भी मानेगी, कौम भी मानेगी। और ये आपको लगता है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त थे, कह लें कि जो उनके ऊपर पहले बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा, लेकिन आते ही चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने, वो तमाम जो बातें हो रही थी उनको गलत साबित किया। पहले ही दिन उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, खुद को भी अलहदा रखा उससे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ी सियानत की है अपने आप को लहदा रख के, क्योंकि जो बातें हो चुकी थी आज थोड़ी हुई हैं, ये तो पिछले 6 माह से हो रही थी, और उन्होंने अपने आप को साइड पर रख के सही फैसला किया और सही जज उन्होंने चुने, और मैं उनको इस बात पे मुबारक दूंगा कि ही इज टेकन अ वाइज डिसीजन। अच्छा जरूर, आप क्या कहेंगे, मतलब ये साकिब निसार, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट अभी है, फ्रैंकली आप भी, हम तो तीनों ही वकील हैं, डॉक्टर साहब जो है, हम डॉक्टर साहब तो खैर हम सीखते हैं, लेकिन अब ये जो जजेस हैं, इवन जो चीफ जस्टिस साहब हैं, आसिफ सईद खोसा साहब हैं, अजमत सईद, एजाजुल एहसन साहब, एजाज अफजल साहब, गुलजार साहब, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल बैकग्राउंड्स हैं। मतलब एक जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब का एक उस तरह का लीगल बैकग्राउंड नहीं था, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में, अब भी कई जजेस होंगे जिनकी हम उस तरह कह सकते हैं कि जुरिस्प्रूडेंशियल एतबार से उस तरह का लीगल बैकग्राउंड, लेकिन इन जजेस का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो जजमेंट्स इनकी तरफ से आई हैं, ऑर्डर्स आए हैं, इन्होंने रीराइट की है पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है। तो क्या कहते हैं कि इस मुकदमे का, जिसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, खालिस्तन कानून की बुनियाद के ऊपर फैसला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने फरमाया, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो जजेस हैं, खोसा साहब हों या शेख अजमत सईद साहब हों, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, और कोई अभी से नहीं, जब लाहौर हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में, इंडिपेंडेंस भी और काबिलियत भी। एक फ़र्क शायद अप्रोच में हमें नज़र आए कि जो अप्रोच जस्टिस जमाली साहब की थी वो बड़ी कंजर्वेटिव थी, वो बड़ी मोहतात थी। ये जो ख़ासतौर पर इस तरह के पोलिटिकली चार्ज्ड केस में, और इसमें ये कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन, और ये कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें उन फैक्ट्स पे, उन इश्यूज पे। हमने देखा शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपार्टमेंट्स पे बात की तो एक कोशिश थी कि कैनवस को नैरो किया जाए। मुझे उम्मीद ये है कि अब जो बेंच है, जैसे आपने फरमाया, ये जजेस जो हैं इनकी काबिलियत और इंडिपेंडेंस दोनों, क्योंकि दोनों शराइत हैं, ना जज के लिए सिर्फ काबिलियत काफ़ी है, ना उसका इंडिपेंडेंट या दलेर होना काफ़ी है। जब दोनों कन्वर्ज करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादातर जजेस, बल्कि सारे जजेस जो इस बेंच पे हैं, पांचों, उनकी ज़ात में ये कन्वर्ज करते हैं, और फिर शायद हम देखें जमाली साहब की अप्रोच से मुख्तलिफ, जो बहुत मुताद थी, कि शायद इतना लंबा मामला ना हो। अगर आप कुछ जो बुनियादी इश्यूज फ्रेम कर लें, अगर वो दोबारा नए इश्यूज फ्रेम होते हैं, वो भी बात बहुत अहम होगी कि क्या इश्यूज फ्रेम होंगे, क्या वही इश्यूज फ्रेम होंगे जो पहले हुए थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो मामला फिर कमीशन का किधर जाएगा? क्या पिछली दफा जमाली साहब ने इंसिस्ट किया था कमीशन बनाने के ऊपर, और वो तो किसी पार्टी ने भी उसको इतना ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया, पब्लिक में भी अप्रिशिएट नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये बेंच जो है ये खुद ही इस मामले को देखना चाहेगा, या ये भी कमीशन की तरफ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने और एक डॉक्टर साहब, और खसूसन जब दोनों पार्टीज की तरफ से इस तरह की अब कोई दरखास्त सामने नहीं है, आज खुद क्या कमीशन बनाने की तरफ जाएगा? नहीं, फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुरिडिक्शन ले ली है, अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं एक्सेप्ट टू इवॉल्व एन इंक्विजिटोरियल अप्रोच। अगर ये इंक्विजिशन नहीं करते तो ये मसला हल नहीं होगा और इसमें एतमाद पैदा नहीं होगा। नाउ इट इज इनकम्बेंट अपॉन द जुडिशरी
judges to have an inquisitorial approach and not accusatorial. फलां पार्टी ये कह रही है, फलां ये कह रही है, अब उससे बात आगे चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुरिसडिक्शन अस्यूम करके, वो मैं इनिशियली बिलीव करता कि ये इशू नॉन जस्टिशियबल है, इट्स कॉस्ट है क्रिटिकल, मेरा ये ख्याल था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जुरिसडिक्शन अस्यूम कर ली है तो मसला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब ऑप्शन बड़ी कम है, लेकिन एक ही तरीका है, इसमें अज खुद सुप्रीम कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करे, मटीरियल इकट्ठा करे और एज इंक्विजिटोरियल कोर्ट इसका फैसला करे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जजेस को भी आप जानते हैं, बहुत अरसे से आप जानते हैं, इनमें ये जो जजेस आपको लग रहे हैं ये जुडिशियल अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड करने के हामी हैं या जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के हामी? ये एक्सटेंड करने वाले हैं, ये एक्सटेंड करने वाले हैं और इनका जो अप्रोच होगी वो होगी ऑफ पॉजिटिव अप्रोच। और लेकिन एक जो चीज उनके रास्ते में हायल है वो है कि दे हैव टू अडॉप्ट एन इंक्विजिटोरियल एटीट्यूड, इंक्वायर इनटू इट, इंक्विजिटोरियल करना पड़ेगा, खुद कई मामलात की नहीं कर पाते तो ये मसला हल नहीं होता। ठीक, सरूप आप क्या कहते हैं, आपके ख्याल में ये जो जजेस हैं ये अपनी दायरा समात को बढ़ाने वाले जजेस हैं, जिनको हम कहते हैं कि लिबरल अप्रोच है इनकी या कंजर्वेटिव अप्रोच है? मेरे ख्याल से तो सारे ही दायरा इख्तियार को बढ़ाने वाले हैं, या कम से कम वो ताकतें जो सुप्रीम कोर्ट के पास है उसको एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमने मिलिट्री कोर्ट्स में भी देखी है जो जजमेंट है, बहुत उन्होंने बहुत ही एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम देख सकते हैं। और ये अगर आप पिछली जूरिस्प्रूडेंस देख लें, आपको फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, हम वकलाएं हमें होता है, मगर आसिफ खोसा साहब की जब यूसुफ गिलानी साहब वाला केस था, आपको इख्तलाफ या इत्तेफाक तो हो सकता है, मगर अब वो जजमेंट पढ़ें तो वो जजमेंट एक उस शख्स की है जो समझता है कि मेरे पास ये ताकत है कि हम स्ट्रिक्टली जो लीगल कानून को अप्लाई कर सकते हैं टू इश्यूज विच आर ब्रॉडर आउट। तो इस मामले में मुझे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जुरिसडिक्शन एक दफा ले ली जमाली साहब के अंडर, तो तब उन्होंने अपने पे ओनस बहुत हाई कर दी। देखें, ये अगर वो ना लेते और वो जब कहते कि ये तो एक सरीहन सियासी इशू है और हम इस पे एडजुडिकेशन नहीं करना चाहते, तब तो ठीक था। लेकिन अब ये करके तो मेरा ख्याल है ये जजेस जो हैं ये रियलाइज भी करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी जो है शायद थोड़ी सी एट स्टेक लग गई। डिसीजन पावर जो है अब दिखानी पड़ेगी। फैसला इख्तलाफ करें लोग, इत्तेफाक करें, मगर फैसला करने की कुव्वत अब मेरा ख्याल दिखाने पड़ेगी, फैसला करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब। सरूप एजाज साहब अब उस अहम मुकदमे के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे जो कि अब शुरू होने वाला है और तमाम कौम की नज़रें दोबारा सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस के ऊपर हैं कि आगे बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पंजाब के उस अलमनाक वाक़े की तरफ चलते हैं जिसने सेहत के पूरे निज़ाम के ऊपर उंगलियाँ खड़ी कर दी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। उस्मान खान साहिवाल के एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थे। उनकी 54 साला वालिदा को नमूनिया हुआ। वो साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर पता चला वेंटिलेटर नहीं है। वो वहाँ से लाहौर तकरीबन 3 घंटे की मसाफत के ऊपर है, वहाँ पर आए। यहाँ पे वो सर्विसेज हॉस्पिटल में गए मार्च 18 को। पता चला कि सर्विसेज हॉस्पिटल के कोई भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ उसकी जो वालदा है उनको नमूनिया की वजह से फौरी ज़रूरत थी कि वेंटिलेटर मिले, और वरना जिस्म जो है वो कमज़ोर होता है और ज़्यादा देर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्विसेज हॉस्पिटल ने उनको इनकार कर दिया। उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे पहुँचे। इस सारे अरसे में वो जो उनकी बूढ़ी वालदा थी वो इस कदर लागर हो चुकी थी कि वो सर्वाइव नहीं कर सकी। 5 घंटे वेंटिलेटर के ऊपर रहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया और मोहम्मद उस्मान को 75,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। ये कहानी है पंजाब में रोज़ाना ही पेश आने वाले लोगों में से एक की। आज फिर कसूर से यही हुआ। ज़ोहरा बीबी कसूर से उनको रेफ़र किया गया लाहौर।
लाहौर में वो सर्विसेज हॉस्पिटल में आई, PIC में आई, PIIC से वो सर्विसेज में रेफ़र हुई, वहाँ पे कोई कमरा नहीं था, उन्होंने उनको जिन्ना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, वहाँ से वो जिन्ना हॉस्पिटल गई। इस तमाम अरसे में वो वाक़तन अपनी जो ज़िंदगी है उससे ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। जिन्ना हॉस्पिटल पहुँची, बेड नहीं था, फर्श के ऊपर लटा कर ही उनको ड्रिप लगाई गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कहानियां हैं जो पंजाब के हर अस्पताल में रोज़ाना हो रही हैं और मामला ये है कि उनका जो पंजाब की हुकूमत है उसकी तवज्जो आ नहीं पा रही सेहत की तरफ। हम बजट देखते हैं, 154 अरब रुपया, तकरीबन 1600 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत का बजट है। 154 अरब रुपया जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब में 27 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े शहरों में मौजूद हैं। बुनियादी मरकज़ी सेहत जो है उनकी तादाद 2450 है और 50% जो मरकज़ी है बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिनको कहा जाता है उनमें डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं हैं, 50% में नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। 325 हॉस्पिटल हैं ज़िला और तहसील और ज़िले की सतह के ऊपर। अगर देखा जाए तो 154 अरब रुपए का बजट कुछ कम बजट नहीं है लगाने को। और जो 3-4 बड़े अस्पताल हैं, जो लाहौर के बड़े अस्पताल हैं, जिन्ना हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, आपका यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल है जो एशिया का बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है, कोई हॉस्पिटल भी 2 अरब रुपए से 3 अरब रुपए से कम का बजट नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर बुनियादी जो सेहत की सहूलतें हैं वो इन बड़े हॉस्पिटल्स में भी मौजूद नहीं है। चाहे जाएगा कि आप पंजाब के अंदर जाएं, आप तहसील पिंड दादन खान में जाएं, आप बाकी जगहों के ऊपर जाएं, आप लोधरा जाएं, आप साउथ पंजाब में जाएं, इन जगहों के ऊपर जो हालात हैं वो तो और ही ज़्यादा दगरगू हैं। जाहिद चौधरी साहब और मियाँ नवीद साहब जो हैं उन्होंने हमें इसके ऊपर दो बहुत ही हेल्थ के ऊपर एक होनामश्क रिपोर्टर्स हैं, उनको हमने जहमत दी है इस मामले से समझने के लिए। जाहिद चौधरी साहब से शुरू कर लेते हैं। चौधरी साहब ये बताइएगा, इतना बड़ा बजट है, कोई हॉस्पिटल जो बड़ा है वो 2 अरब रुपए से कम का नहीं है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स कैसे खर्च कर सकता है 2 अरब रुपया? इसके लिए तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव कोई चाहिए जो कि खर्च करने का तजुर्बा भी रखता हो। और जो जनरल अस्पतालों का जो हालात हैं वो क्यों इस कदर दगरगू हैं, एक जनरल व्यू हमें दीजिएगा। फौज साहब, पहली बात तो ये कि ये जो बजट है इसमें से 70 to 80% बजट जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का बजट है। ये तनख्वाहों की मद में जाता है, ये यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर जाता है और ये डायरेक्टली अब बजट जो है वो जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज की जो तनख्वाह है उसके ऊपर जो है वो खर्च कर दिया जाता है। जो हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के ऊपर जो पैसा स्पेंड किया जाता है वो सिर्फ 30% है। और उसमें भी अगर आप देखें तो ये गुज़श्ता बरसों के दौरान जो हुकूमत की जानिब से भी ये दावा किया जाता है कि उन्होंने बजट में इजाफा किया है, पंजाब भर का जो हेल्थ का बजट है, तो उसमें जो बड़ा इजाफा है, जो सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज़ आया है वो सिर्फ सैलरीज़ की वजह से है। और उसके साथ साथ जो यूटिलिटी सर्विसेज के एक्सपेंडिचर्स बड़े हैं उसके ऊपर जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है। इसमें ये पैसा पेशेंट केयर पे नहीं बढ़ा। और पेशेंट केयर पे आज भी जो तमाम तर इदादो शुमार हैं उसके मुताबिक सिर्फ $14 पर पर्सन जो है वो खर्च किया जा रहा है, जो बहुत कम है। और अभी आपने कहा कि ये पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर्स की आपने बात की, वेंटिलेटर्स जो हैं किस हॉस्पिटल में कितने होने चाहिए ये नंबर ऑफ बेड्स के ऊपर हैं। एटलीस्ट आपको जो है वो 3 to 5% जो है वो बेड स्ट्रेंथ के ऊपर आपको वेंटिलेटर्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। आपको ICU जो है वो मेडिकल के साथ साथ सर्जरी, मेडिकल, उसके अलावा दीगर जो है वो स्पेशलिटीज के और 11 जिलों में तो जो है वो वेंटिलेटर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। और तीसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रैशनलाइज चीज़ें नहीं है कि कहाँ किस नोयत के पेशेंट ज़्यादा हैं, कहाँ कितना बजट। मियां नवीद साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लाहौर के 5 बड़े हॉस्पिटल हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, ये और हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इन तमाम के जो सरबराहान हैं वो डॉक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, इनके जो जितने भी MS साहबान हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं। और इनके जो प्रिंसिपल हैं, जो क्योंकि ये टीचिंग हॉस्पिटल्स है और वहाँ पर प्रिंसिपल साहिबान भी तैनात होते हैं, तो जो जितने भी लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ मिनिस्टर पहले तो खैर पंजाब में है ही नहीं, अब सलमान रफीक साहब आए हैं या चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी बात नहीं होती कि कभी भी हॉस्पिटल्स में
डॉक्टर्स जो हैं वो उनको इंचार्ज नहीं लगाया जाता बजट का। ये पाकिस्तान में या पंजाब में इस तरफ नहीं सोचा गया कि प्रोफेशनल हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए? जी फवाद साहब, इस हवाले से मैं बता दूं कि चूंकि इंतजामी मामला एक दीगर मामला भी होते हैं फाइनेंस के अलावा, चूंकि बाकी मामला भी देखने होते हैं, वार्ड में देखना होता है और अद्वियात की खरीदारी होती है, तो डायरेक्टर फाइनेंस तो हर सरकारी अस्पताल में एक मौजूद होता है, वो उनको मिला होता है। उसके साथ चूंकि जो सुपरिटेंडेंट होता है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, चूंकि उसने बाकी मामला भी देखने होते हैं, इसलिए चूंकि एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ही एमएस हो सकता है, क्योंकि दूसरा शख्स जो गैर टेक्निकल शख्स होगा वो तो सिर्फ अगर हम बात करें कि जी एक बंदा जो सिर्फ बजट के हवाले से तो एमएस लगा दिया जाए, तो ये बात नहीं है, क्योंकि बाकी मामला को भी देखना होता है। नहीं नवीद साहब, हेल्थ मैनेजमेंट एक पूरी एक अलग फील्ड है, उसके हेल्थ मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आते हैं। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के, इनके ऊपर इतना क्यों दबाव है? और वजीराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा था, मुल्तान में बन रहा था, ये जो हॉस्पिटल्स बन रहे थे उनका क्या बना? देखिए जय साहब, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गुज़श्ता 5 से 10 सालों में मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा। आप देखिए कि जो लाहौर में, अगर आप लाहौर से स्टार्ट लें, इसका म्यू का सर्जिकल टावर 10 साल गुजर गए, अभी तक वो अधूरा पड़ा है। इसी तरह जो जुबली टाउन में जो डेंटल कॉलेज या हॉस्पिटल बनना था, वो प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह अधूरा पड़ा है और उसको भी 12 बरस गुजर चुके हैं। इसके अलावा सर्विसेज में जो रेडियोलॉजी ब्लॉक है, सर्विसेज का ओपीडी अभी चलाया गया लेकिन अभी मुकम्मल फाल नहीं हुआ। इसके साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो जनरल हॉस्पिटल में था, उसको मुकम्मल अभी फंक्शनल नहीं किया गया। वजीराबाद की आप बात कर रहे हैं, देखें वो जब वजीराबाद में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो काम नहीं करेगा, तो डेफिनेटली फिर तमाम तर जो लोड है वो लाहौर के अस्पतालों पर होगा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो म्यो और जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, अब जनरल हॉस्पिटल को आप देखें तो वहाँ पे तमाम न्यूरो ट्रॉमा जो है पूरे पंजाब से यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि पंजाब में आपने कहीं पे भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हादसात में जो न्यूरो ट्रॉमा है वो सारे का सारा जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में लैंड कर रहा है। इसी तरह तमाम आपके डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल जो हैं वो फुली फंक्शनल नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी भी वक्त जाएँ तो ये मामूल की बात है कि म्यो और जिना हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर आप खड़े हो जाएँ तो आपको 3 या 4 बजे के बाद वहाँ पे मुख्तलिफ THQ, DHQs की जो एम्बुलेंसेज हैं वो दिखाई देंगी, जो कि वहाँ से पेशेंट रेफ़र करके यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट कर देती हैं और वहाँ पे उनको जो है वो ट्रीट उन हॉस्पिटल्स में नहीं किया जा रहा। जब आप जो लोकल एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो ना सिर्फ लाहौर पे लोड होगा, मुल्तान पे होगा, फैसलाबाद पे होगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा नवीद साहब के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है हम 40 नए अस्पताल बना रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत पंजाब ने पिछले 4 सालों में क्या कुछ भी नहीं किया? जी फवाद साहब, बिल्कुल जिस तरह जहाज चौधरी साहब ने कहा है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की सूरत हाल इतनी खराब है कि लोगों को सूबाई दरअसल लाहौर में आना पड़ता है और इधर आकर भी इतना ज्यादा रश होता है कि मरीज को पर्ची लेने में कई घंटे लग जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सरकारी अस्पतालों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह के हमारे जो बुनियादी मराकज़ सेहत है और दीगर उनको अपग्रेड नहीं किया गया, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर CT स्कैन मशीन नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है, न्यूरो सर्जरी का कोई डॉक्टर अगर ढूंढना पड़े वहाँ पर वो नहीं है, तो लोग कोशिश करते हैं कि लाहौर जाएं, लाहौर में आकर बड़े सरकारी अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें तफसील से पंजाब के जो हेल्थ के मामलात हैं उनके ऊपर बताया। 154 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस है, लेकिन जिस तरह से जाहिद चौधरी साहब बता रहे थे कि 70% इस बजट का सिर्फ तनख्वाहों की मद में और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात की मद में जाता है। लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें से किसी का बजट भी 2 अरब से 3 अरब रुपए से इनसे कम नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो एक डॉक्टर कर रहा है। पूरी दुनिया में जो बड़े हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं जिनके इतने बड़े बजट्स हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो करते हैं। डॉक्टर्स जो एक टेक्निकल लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं होता और उनको नहीं दिया जाता। लेकिन असल बात यह है कि जब तक आप बाकी इज़ला में सेहत की सहूलतें नहीं देंगे तो आपका बोझ बढ़ेगा बड़े शहरों के ऊपर। इसी तरह से रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान के अलावा और फैसलाबाद के अलावा ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है जहां पर लोग
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि लोग अपने मुकामी हस्पताल जो हैं वहाँ पर एक सेहत की कम अज़ कम सहूलियात जो हैं वो उनको मुयसर हों, ताकि तमाम का तमाम बोझ लाहौर के ऊपर बड़े अजला की तरफ नहीं आए। वगरना इन हॉस्पिटल्स को आप जितना भी बजट दे लेंगे, जो कुछ भी कर लेंगे, पाक पंजाब की बहुत बड़ी आबादी है, 12 करोड़ की आबादी को सिर्फ एक शहर सहारा नहीं दे सकता। और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए ये बात भी एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात होनी चाहिए, मुस्लिम लीग की हुकूमत के लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दह होनी चाहिए कि गुज़श्ता 5 सालों में एक भी सेहत का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सका, एक भी नया हॉस्पिटल जो है वो नहीं बनाया गया, और जो मौजूदा हॉस्पिटल हैं वो मुसलसल यकसर कहना चाहिए डिक्लाइन के ऊपर हैं। और जब तक पंजाब हुकूमत नए मंसूबे सेहत के लेके नहीं आएगी, मामला आगे बढ़ने के हैं नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो भारत की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही दिलचस्प मामला दरपेश है, जहां पर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के सरबराह अपने बेटे से ही उलझ पड़े हैं और उसको ही पार्टी से निकाल दिया है। देखते हैं यूपी की सियासत को इस ब्रेक के बाद। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही दिलचस्प सियासत इस वक्त चल रही है। वहाँ इंतखाबात आने को हैं और वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, यानी जिस पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, और उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव, उनके वालिद साहब से, अपने वालिद से इख्तलाफात हैं हो गए हैं शदीद। और मुलायम सिंह यादव जिन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जनता दल में गए और जनता दल से हट के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जमात है, भारत की तीसरी बड़ी जमात है, और इसकी 8 नशिस्तें हैं इस वक्त भारत की पार्लियामेंट में। और सबसे अहम बात इसकी ये है कि ये समाजवादी पार्टी है, ये समझा जाता है कि ये जो डाउन ट्रोडन है यूपी के, उत्तर प्रदेश के, उनकी पार्टी है। वहाँ की जो कम जाति के लोग हैं उनकी पार्टी है, मुसलमान इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है समाजवादी पार्टी का। और उस वक्त इंटरेस्टिंग मामला जो है यहाँ पर उभरा जब मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी दी हुई फहरिस्त को अगले इंतखाबात में जो कैंडिडेट्स की फहरिस्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, अपनी फहरिस्त जारी कर दी। 2 चचा जो हैं इस वक्त अखिलेश यादव के, यानी मुलायम सिंह यादव के भाई, एक चचा बेटे के साथ खड़े हैं, एक चचा वालिद के साथ खड़े हैं। और मामला इस वक्त कुछ यूँ चल रहा है कि बाप बेटे की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के तमाम जो कारकुनान हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो जाएं तो जाएं किधर। और लगता यूँ है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता जहाँ पर बाप और बेटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मामला क्या है समझने के लिए हमने जहमत दी है भारत के बहुत ही मशहूर और भारत के जाने माने सहाफ़ी मनीष कुमार साहब को, जो कि चीफ रिपोर्टर हैं ईटीवी उत्तर प्रदेश के ही। उनसे ही ज़रा समझते हैं मामला है क्या। मनीष जी, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये समाजवादी पार्टी की जो सियासत है इसमें ये उभाल आया कैसे, बाप बेटा एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। हाँ सवाल, देखिए भारतीय राजनीति में या पूरी दुनिया की राजनीति में यदि बात करें तो हर 25 से 30 सालों में पॉलिटिक्स चेंज होती है, और ये चेंज आता है एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जब पावर शिफ्ट होती है। वही हालात समाजवादी पार्टी में भी हुए। 2016 में, यानी अब से 3-4 दिन पहले ही 2016 में, बीते वर्ष में समाजवादी पार्टी ने अपने एस्टेब्लिशमेंट का सिल्वर जुबली मनाया था अप्रैल में, और 2016 में ही समाजवादी पार्टी में स्प्लिट के कगार पर समाजवादी पार्टी है और उसमें टूट होने वाली है। दरअसल ये झगड़ा समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल पावर है उस पर अपना अधिकार, अपना कब्जा करने को लेकर है। और मुलायम सिंह यादव की अब ऐसी अवस्था नहीं है कि वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे में उनके जो नेचुरल 77 साल उम्र है उनकी, मुलायम सिंह यादव साहब की 77 इयर्स एज है। उनके बेटे जो अखिलेश हैं वो 43 साल के नौजवान हैं और वो हीरो हैं अपने वहाँ पे। तो फिर इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उनके वालिद ही क्यों खड़े हो गए?
जाहिर तौर पर इसमें इस मामले में जो अखिलेश यादव जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके चचा शिवपाल यादव का बहुत बड़ा रोल है, जो मुलायम सिंह के साथ जब उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत थी उस समय से साथ रहे हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी फुल मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में उसने गवर्नमेंट बनाई थी, उस समय जब चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को बनाया गया था, उसी समय शिवपाल सिंह यादव जो कि उनके चचा हैं, उन्होंने भी अपना इस पर दावा मजबूती से रखा था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जो उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं, वो असल में वो हैं क्योंकि उनकी राजनीति में वही साथ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया, तब से ये विवाद चला आ रहा था। लेकिन 2012 के बाद के सालों में थोड़ी सी इस पे मिट्टी पड़ गई थी, थोड़ा ये पर्दे के पीछे चला गया था। लेकिन अब जबकि 2017 में इलेक्शन होने हैं और तो इस समय शिवपाल यादव, लेकिन मनीष हम देखते हैं कि जो अखिलेश हैं यानी जो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने बहुत क्रिटिसिज्म किया बड़े ओकेजन्स के ऊपर, पार्टी में ओपनली भी उन्होंने उनकी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया, बड़ी तनकीद की आके। तो फिर क्या मुलायम सिंह अगर बाद में इनको चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद क्या फिर दोबारा अपने भाई के करीब हो गए? मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर जरूर बना दिया था, लेकिन वो ये मैसेज देना चाहते थे अपने पार्टी वर्कर्स में और पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में कि वो परिवारवाद के बहुत करीब नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस को हमेशा परिवारवाद के नाते हमेशा उस पर अटैक किया करते थे। ऐसे में उनको ये मैसेज भी देना था और इसीलिए वो बीच बीच में अखिलेश यादव के गवर्नेंस को लेकर क्वेश्चन उठाते रहते थे। लेकिन अब जबकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी पावर छिन रही है, तो वो उसके खिलाफ ही खड़े हो गए हैं जिसको उन्होंने यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो दरअसल ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पावर के शिफ्ट होने का पूरा संघर्ष यूपी में दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा थोड़ा कि आज पहला बड़ी पब्लिक मीटिंग की नरेंद्र मोदी साहब ने, वजीर आजम इंडिया के जो हैं, उन्होंने यूपी में बहुत ही बड़ा उन्होंने एक यहाँ पर जो है वो जलसा किया। तो पहला मेरा ख्याल है ये जो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी उन्होंने शुरू की है, कैशलेस इकोनॉमी, पहला बड़ा यूपी में उन्होंने है जो है वो जलसा किया है। क्या जो समाजवादी पार्टी है, क्या अब भी बीजेपी को बड़ा चैलेंज देने की पोजीशन में है वहां पे? देखिए, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट है उत्तर प्रदेश में कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने कितनी मजबूती से खड़ी होती है। अखिलेश यादव के पीछे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का काडर खड़ा है, उससे ये ऐसा लग रहा है कि टूटने के बाद भी समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से 2017 का जो इलेक्शन है उसमें लड़ेगी। जहां तक डीमोनेटाइजेशन की बात आपने बताई, उससे जो व्यापारी वर्ग है या जो मिडिल क्लास है, उसमें तो काफी नाराजगी बीजेपी के लिए भारत में दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि इलेक्शन है तो उसको समाजवादी पार्टी या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज उसको कैश भी करना चाहेंगी। लेकिन अभी अखिलेश यादव की स्थिति समाजवादी पार्टी में स्प्लिट होने के बावजूद भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब ये है कि जब वो कांग्रेस से अलायंस करेंगे यूपी चुनाव को लेकर, तो जाहिर तौर पर ये मैसेज और मजबूत होगा और यूपी के इलेक्शन में अखिलेश यादव ही ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से सीधी लड़ाई में होंगे। अच्छा मनीष, ये बताइएगा, जो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं दोनों बाप बेटा के, उनके धड़े को जो है वो जो इलेक्शन सिंबल है, साइकिल का निशान है, वहां पर समाजवादी पार्टी का साइकिल के निशान के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला कब तक इसमें जो है वो एक्सपेक्टेड है? देखिए, आज पहली बार इलेक्शन कमीशन के सामने ये पूरा मैटर सामने आया है, जब मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि अखिलेश यादव ने जो भी चेंजेस किए हैं पार्टी के काडर में और पार्टी के संगठन में, वो सब अवैध हैं, इलीगल हैं। अब कल अखिलेश यादव का पक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुना जाएगा और इसमें लगभग एक हफ्ते का कम से कम समय लग सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को चुनाव की तैयारियां भी देखनी है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उसी को लेकर अब दोनों के बीच जंग इलेक्शन कमीशन में लड़ी जाएगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की आइडेंटिटी है और इलेक्शन में गांव तक लोग साइकिल निशान को जानते हैं समाजवादी पार्टी के नाते। ऐसे में अब पूरी जो जंग होनी है वो इलेक्शन कमीशन में
साइकिल सिंबल को लेकर होनी है। साइकिल सिंबल को लेके होनी है। और थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि आपने ये कहा है कि जो पार्टी है वो बेटे के साथ है, जो पार्टी कैडर है वो बेटे के साथ खड़ा है, मुलायम सिंह यादव के साथ अब नहीं खड़ा। जाहिर तौर पर सवाद अभी इसका 2 बार टेस्ट भी किया अखिलेश यादव ने और लोगों के सामने प्रूफ भी इसका रखा है। यूपी की असेंबली में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में समाजवादी पार्टी को 230 सीटें आई थीं। अखिलेश यादव ने जो 2 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी उसमें 220 एमएलए अखिलेश यादव की मीटिंग में पहुंचे थे। अच्छा मनीष, तो इसकी वजह यह है कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, या इसकी वजह यह है कि वो वाकई पॉपुलर भी हैं यूपी में? देखिए, इसकी मेन वजह ये है सवाद कि अखिलेश यादव में समाजवादी पार्टी का काडर अपना आगे का फ्यूचर देख रहा है कि जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि अब जनरेशन जो है वो अखिलेश यादव, जनरेशन तब्दील हो रही है। बहुत शुक्रिया मनीष, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया जो सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में बाप बेटे के दरमियान, और जो सारी पार्टी है वो बेटे के साथ खड़ी है और वो देख रही है कि वालिद का आगे कोई मुस्तकबिल है नहीं। पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ इस तरह का आलम है सही एक पार्टी में। अब देखते ये हैं कि वहाँ पर क्या बेटा स्टैंड लेता है या नहीं लेता, क्योंकि बड़ी बात यह है देखने वाली कि मुस्तकबिल की जो जनरेशन है जिसने अपनी मुस्तकबिल की सियासत को देखना है वो सियासत में तब्दीली चाहती है, और जो जिस तरह मुलायम सिंह यादव हैं वो 77 साल की उम्र में भी इख्तियारात बेटे को देने के बिल्कुल भी हक में नहीं है, और इसके लिए तमाम बातें हो रही थी। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि डिसाइसिवली यूपी में बेटे ने बाप को सियासत से बाहर कर दिया है, उनको रहबर बना दिया है अपनी पार्टी का, और तमाम इख्तियारात जो हैं वो अखिलेश यादव ने खुद संभाल लिए हैं। देखना यह है कि अगले हफ्ते जब इलेक्शन कमिश्नर साइकिल के सिंबल के ऊपर बात करेगा तो वो उसके ऊपर क्या जाता है, लेकिन लगता यही है कि अखिलेश यादव को साइकिल का निशान मिल जाएगा और उनके वालिद साहब और चचा जो हैं वो हाथ देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि जो तमाम पार्टी कैडर है, जिस तरह मनीष बता रहे थे कि 230 में से 220 एमएलए जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। दिलचस्प सियासत है उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब इलेक्शन होने वाले हैं, और लगता यही है कि बीजेपी को बड़ा सख्त मुकाबला दोबारा दरपेश होगा समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस है वहाँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, कल हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ, और खबरों के पीछे क्या है वो खुदा हाफिज़।